अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आईआईटी की टीम पोलावरम प्रोजेक्ट और इसके असरात के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश करे। वजीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत, 1 माह की दी टीम को मोहलत। आराम घरता जू पार्क फ्लाईओवर की इफ्तिताई तारीख को मजीद आगे बढ़ा दिया गया। फ्लाईओवर के आगाज के बाद बहादुरपुरा के दरमियान ट्रैफिक बहाव में होगी आसानी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अजमेर शरीफ चादर की रवाना। रियासत की तरक्की अमन अमान के लिए दुआ की भी गुजारिश। धर्मजन मोर्चा के जेर एहतमाम मनशियात की लानत के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक की शुरुआत पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस। नौजवानों को मनशियात से दूर रहने का मशवरा। तारीखी नुमाइश के आगाज के साथ ट्रैफिक तहदीदात भी नाफिज। आवाम से एहतियात बरतने कमिश्नर पुलिस का मशवरा। शहर में सर्दी की शदीद लहर। अक्ल तरीन दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। अजला में सर्दी से आवाम बेहाल। यादगिरी गुट्टा की फैक्ट्री में धमाका, 1 हलाक 7 मजदूर जख्मी। दिल्ली असेंबली इंतखाब के लिए बीजेपी ने जारी की पहली फहरिस्त। 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। परवेश वर्मा करेंगे केजरीवाल का मुकाबला। गांव के लोगों के लिए बावखार जिंदगी को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह। दे हिंदुस्तान महोत्सव से वजीर आजम मोदी का खिताब। और शुमाली हिंद में शदीद सर्दी से आम जिंदगी मफलूज। दिल्ली में कोहरे से परवाजें मुतासिर। रेल खिदमात भी तातुल का शिकार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आईआईटी की टीम को हिदायत दी है कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट के बिलखुसूस तारीखी भद्राचलम मंदिर पर असरात के बारे में तफसीली रिपोर्ट जल्द तैयार करें। उन्होंने इस प्रोजेक्ट से लाहक खतरात बिलखुसूस 2022 के सैलाब में 27 लाख क्यूसिक पानी इलाके में दाखिल हो जाने के पेश नज़र इस मामले को समझने एक जामे तजज़िये की ज़रूरत पर जोर दिया। एक खुसूसी ओहदेदार को आईआईटी हैदराबाद की टीम के साथ तालमेल और हम आहंगी के लिए मुकर्रर भी किया। वजीर आला ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए टीम को 1 माह की मोहलत भी दी। वजीर आला ने हाल ही में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से शुरू करदा गोदावरी बंका चल्ला प्रोजेक्ट पर भी बातचीत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा, हुकूमत तेलंगाना का मकसद साल 2030 तक मौजूदा 11,000 MW काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार में इजाफा करने और इसकी ज़ख़ीरे की सलाहियत में 20,000 MW तक ले जाना है। तेलंगाना क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी को मुतारिफ करवाने के बाद विक्रमार्का ने कहा, मुक़र्रर हदफ की तकमील के लिए स्टैंड लोन काबिल तजदीद तवानाई प्रोजेक्ट, इख्तराई सोल्यूशन जैसे फ्लोटिंग सोलार, वेस्ट टू कचरे से तवानाई और ग्रीन हाइड्रोजन पर तवज्जो दी जा रही है। साल 2030 तक इजाफी 20,000 MW काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार स्टोरेज का निशाना भी हासिल किया जा सकता है। ఈ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా ఈ న్యూ ఎనర్జీ పాలసీ డెఫినెట్ గా ఒక మంచి పేరు తీసుకొచ్చేటువంటి క్రమంలోనే ఉండబోతా ఉంది. న్యూ ఎనర్జీ పాలసీలో మేము మహిళలకి పిఎం కుసుమ్ కార్యక్రమంలో వచ్చినటువంటి స్కీమ్స్ లో 4,000 మెగావాట్ల సంబంధించి ఒక 1,000 మెగావాట్స్ కి ఇప్పటికే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కి ఎంఓ చేసినటువంటి విషయం కూడా మీకు తెలిసిందే. అట్లాగే కొన్ని గ్రామాలని పైలట్ ప్రాజెక్టులుగా తీసుకొని పూర్తిగా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పంప్ సెట్లు కానీ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇళ్లపైన రూఫ్ టాప్ సోలార్లకి చేయాలని ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్గా కొన్ని టేకప్ చేస్తున్న సంగతి కూడా మీకు తెలిసింది. అంతిమంగా పవర్ సర్ప్లస్గా ఉండేటట్టుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టబోతా ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటి డిమాండ్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని దాని సరిపోయేంత పవరే కాకుండా ఇంకా అవసరం అయితే బయట రాష్ట్రాలకు కూడా ఈ రాష్ట్రం పవర్ని అమ్మి కొంత లాభాలు గడించే స్థాయికి కూడా ఆ దిశలో కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని తీసుకొని పోవాలనే ఆలోచనతోనే ఓ మంచి పాలసీ తీసుకొని వస్తా ఉన్నాం. తప్పనిసరిగా మేము ఆశించిన మేరకు ఇవన్నీ జరిగితే రాష్ట్రం ఓ మంచి పవర్ సర్ప్లస్ స్టేట్ గా ఉండబోతుందని చెప్పడానికి కూడా నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు. మనం తీసుకుంటున్నటువంటి కొత్త నిర్ణయాల వల్ల కూడా పవర్ కన్జంప్షన్ డిమాండ్ కూడా పెరుగుతా ఉంది. ఉదాహరణకి ఫ్యూచర్ సిటీ కానీ
లేకపోతే ఫార్మాసిటీ కానీ, కనెక్టివిటీ మెట్రో రైలుకి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ కానీ, RRR ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ కానీ, వీటన్నిటి వలన కూడా భవిష్యత్తులో ఇంకా పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. వాటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని దానికి సరిపోయేంత పవర్ తీసుకొని రావాలని ఆలోచన చేస్తాం. रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से आज राजस्थान के अजमेर में वाक़ दुनिया के मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लिए उर्स के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जानिब से चादर रवाना की गई। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में MLC जनाब आमिर खान के अलावा चेयरमैन हज कमेटी खुसरो पाशा, चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और दीगर अक़लियती क़ायदीन भी मौजूद थे। धर्मजन मोर्चा के ज़ेरे एहतमाम मुल्क में बढ़ती मुनशियात के लानत के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीकी शुरुआत पर मुश्तमिल एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। नेशनल कोऑर्डिनेटर धर्मजन मोर्चा मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कॉन्फ्रेंस की निगरानी की, जबकि मुख्तलिफ मज़ाहिब के धर्म गुरु, मुबल्लिगीन और ज़िम्मेदारान के बशमूल रज़ाकाराना तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की। रियासत बिलखुसूस शहदाबाद में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ नौजवानों में शोर बेदारी पर जोर दिया गया। DSP नारकोटिक्स सुब्रमण्यम रेड्डी ने मुनशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात पर तफसीली रोशनी डालते हुए नौजवानों की इस बुरी आदत से दूर रखने के इक़दाम पर जोर दिया। अगर तू बुरा काम किया तो तुम्हारे बाजू वाला भी बुरा काम करते, तू सुधार जा बोल के उधर सुधार कहते हैं, सुधार कर हमको मंडप में लाकर धार्मिक से जोड़ते थे। तो एक काम हमारे गुरु जी करते थे बसवेश्वर जी। आज देखते हैं कि 3 तरह के हम जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन है बुजुर्गों, सेकंड जनरेशन है यूथ, थर्ड जनरेशन है छोटे छोटे बच्चे। मैं आपको उदाहरण दिए तो होता है, पहले बुजुर्ग है वो भरे हुए थे, कुछ तो भर लिया, ज्ञान भर लिया, भूसा भर लिया, दाना भर, कुछ तो भर लिया, साइड में रखा, उसमें कुछ नहीं भर सकते, वो उससे खाली कर सकते लेकिन कुछ भर नहीं सकते, एक लोग है। और दूसरे है यूथ, वो फटे हुए थैली, कैसा है, कुछ दुष्चटा से फटे हुए, कुछ गलत काम से फटे हुए, उनको हम मना कर उनसे सही रास्ते पे लाना है, वो दूसरे लोग। हम थर्ड जनरेशन है। ये जो बात अभी चल रही है इसमें हम एक चीज आपके सामने रखना चाहते हैं। हम सनातन धर्म से काफी दूर, बहुत दूर आ चुके हैं। सनातन धर्म क्या बोलती है? सुरापान मना है, वो 5 महापातक में है। एक पहला चीज, एक जमाना ऐसा होता था मेरा बचपन में, हमारे जो दादा परदादे सब कॉफी भी नहीं पीते, टी भी नहीं पीते, क्योंकि उनमें भी अल्कलॉइड्स है। अल्कलॉइड्स जो है जो एडिक्शन करते हैं, कॉफी का एडिक्ट्स भी है। तो अगर से हम उस आज की एक छोटी कुछ काम हम समाज में मिलजुल कर एक साथ करें, और उसका एक फायदा ये होगा कि जिन चीज़ों पर हम सब की सहमति है और समाज के लिए वो ऐसे इश्यूज हैं उन पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये कि समाज में एक एकता का संदेश जाएगा। समाज में धर्म गुरु एक साथ आकर किसी विषय पर बात करेंगे तो ये संदेश जाएगा कि ये जो कुछ देश में नेगेटिव हो रहा है, ये जो कुछ देश में वायलेंस, नफरत और हिंसा हो रही है, इसका असल कारण धर्म नहीं है। बहुत से लोग ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं धर्म की वजह से ये सब हो रहा है, तो इसका असल कारण धर्म नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ अक्सर, और हमारे धर्म गुरु भी कहते हैं, धर्म से दूरी इसका कारण है, सच्चे धर्म से दूरी। अगर आदमी वास्तव में सच्चा धार्मिक व्यक्ति बन जाए तो वो किसी को कैसे हानि पहुंचा सकता है, किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को कैसे वो बेइज्जत कर सकता है, किसी का कैसे हत्या कर सकता है, हिंसा कैसे कर सकता है। तो धर्म गुरुओं की ये भी जब सर जी हमारे मंदिर पे आए थे, जिस दिन मंदिर पे बैठे थे उसी समय करीब 20-25 लोग
सर्विलेंस पे यही सारी चीज़ों से बातचीत हो रही थी। मैं आज ड्रग्स क्या है, नारकोटिक्स क्या है, आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब दैट वन। मैं आगे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। देखो, किसी को अगर मीठा खाने की आदत लग गई, उसको छुड़ाना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर थोड़ा हम लोग वर्कआउट करना चाहिए। सबसे पहले जैसे सर जी ने 2 BHK का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मेरी बेटी की उम्र की यहाँ पर खुशी है। खुशी जैसे जैसे उन्होंने बोला है, सबके चेहरे पे अपने आप खुशी आ गई। कपिल शर्मा की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। फैक्ट बात किया, दिल को लग गई। उसमें से 2-3 पॉइंट जो मुझे कहना था आपने कह दिया, तो आई डोंट वांट टू गो देयर। और जब सर बोल रहे थे, आई वाज जस्ट एंटरिंग, तो सर ने भी बहुत अच्छी बात करी नेटवर्किंग की। अब लोग आज मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चाहे चर्च में है, लिटरली पेरेंट्स, हम खुद कम जा रहे हैं। लिटरली एज अ पेरेंट, मैं मंदिर में रहता हूँ, मेरी ड्यूटी है ऑब्वियसली, लेकिन मैं कोई दूसरे मंदिर को जाता हूँ क्या? सॉरी, मैं नहीं जाता। ज़कात सेंटर इंडिया के ज़ेर एहतमाम बेनिफिशरी सपोर्ट इवेंट के जरिए पसमानदा तबकात में माली इमदाद की तकसीम अमल में लाई गई। तनवीर उल हक और ज़कात सेंटर इंडिया के दीगर ज़िम्मेदारान ने सालाना माली रिपोर्ट भी इस मौके पर पेश की और बाद मीडिया से बात करते हुए मुल्क भर में ज़कात सेंटर इंडिया के ज़ेर एहतमाम अंजाम दिए जा रहे फलाही कामों पर भी रोशनी डाली। मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने बताया कि 3 महाज़ों पर ज़कात सेंटर इंडिया काम कर रहा है, जिसमें खुद रोज़गार, दूसरा तालीम और तीसरा मेडिकल की फील्ड है। मैं तनवीर उल हक, ज़कात सेंटर इंडिया हैदराबाद का सेक्रेटरी। आज आप लोगों के सामने ये जो डिस्बर्समेंट का प्रोग्राम है हमारा, इसमें हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ज़कात सेंटर इंडिया आज से 4 साल पहले ऑल इंडिया लेवल पे 10 सिटीज़ पे शुरू हुआ था। राइट नाउ मोर देन 30 प्लेसेस पे ये काम कर रहा है। इसका बेसिक जो पर्पस है वो एम्पावरमेंट है और लाइवलीहुड को सपोर्ट करना है। रंगारेड्डी के शंकरपल्ली में तबलीगी जमात के 2 रोज़ा इज्तिमा हफ्ते की फजर की नमाज के बाद शुरू हो गया, जो इतवार की शाम अख्ताम पजीर होगा। इस इज्तिमा में तेलंगाना समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लाखों फर्जंदान तौहीद मौजूद हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक इस बड़े इज्तिमा के लिए तकरीबन 45 दिनों से भरपूर तैयारी की गई है। शिरकत कुनिंदगान के लिए तमाम तर ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत के पेश नज़र वसी इंतजाम किए गए हैं। तवक्को है कि इस इज्तिमा में 5 लाख से भी ज़ायद फर्जंदान तौहीद शिरकत करेंगे। प्रदीप राव की क़यादत में एक्साइज STF टीम ने गोवा से हैदराबाद आने वाली वास्को डी गामा ट्रेन का अचानक मुआयना किया। शमशाबाद में छापे के दौरान ओहदेदारों ने 117 शराब की बोतलें जब्त कर ली, जिनकी मालियत तकरीबन 1.25 लाख रुपये बताई गई है। शराब के 15 कार्टून लिए जाने वाले मुसाफिर जोसेफ को भी गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हिंदुस्तानी फौज की ताकत, शुजाअत और टेक्नोलॉजी की तरक्की को उजागर करने के लिए जुमा के रोज शहर के तारीखी किले गोलकुंडा में फौज को जाने नामी मेले का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसका इफ्तिताह रियासती गवर्नर ने किया। तेलंगाना आंध्रा सब एरिया के ज़ेर एहतमाम आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद के ताउन और इश्तिराक से ये 3 रोज़ा प्रोग्राम शुरू किया गया है। अवाम बिलखुसूस नौजवानों की हौसला अफजाई और तहरीक के लिए खुसूसी तौर पर इस मेले को शुरू किया गया है और ये मुकाम किले गोलकुंडा तारीख़ी और शानदार पस मंज़र की अहमियत को भी उजागर करता है। स्कूली तलबा और दीगर ने भी इस मेले में शिरकत की और हिंदुस्तानी फ़ौज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की। फ़ौज के ओहदेदारान ने भी आवाम को और मेले में शरीक लोगों को तमाम तर वक़्फ़ियत देते जा रहे हैं। आराम घर तजुपाक फ्लाईओवर की इफ्तिताई तारीख को मजीद आगे बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद के शहरियान को ट्रैफिक से राहत के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाईओवर के आगाज के बाद आराम घर और बहादुरपुरा के दरमियान की ट्रैफिक बहाव में आसानी पैदा जरूर हो जाएगी। अवाम ने कहा कि अवाम आराम घर फ्लाईओवर की इफ्तिताह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक के बहाव में आसानी हो सकती है, बल्कि आराम घर तक बहादुरपुरा का सफर कम वक्त तो आसान हो जाएगा। फ्लाईओवर की तामीर के दौरान ट्रैफिक का मसला काफी पेचीदा भी हो गया था।
मशहूर मारूफ तारीखी नुमाइश के आगाज़ के साथ ही पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने नुमाइश ग्राउंड के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। ये पाबंदियां अगले माह 15 फरवरी तक जारी रहेगी और रोज़ाना शाम 4 बजे से पाबंदी शुरू हो जाएगी। अवाम को पुलिस ने हिदायत दी है कि वो नुमाइश के लिए RTC बसों या फिर मेट्रो रेल सर्विसेज का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एग्जीबिशन की शुरा को ये मशवरा दिया जाता है कि सड़कों को क्रॉस ना करें क्योंकि इससे हादसा भी हो सकते हैं। गांधी भवन के करीब मेट्रो ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए सड़क क्रॉस करने की भी हिदायत जारी की गई है। RTC खानगी बसों और दीगर भारी गाड़ियों को सीधी अंबर बाजार जामबाग से नामपली जाने वाले रास्ते पर मौजम जाही मार्केट से एबिट्स जंक्शन की जानिब जाना होगा। शहरियों से दरख्वास्त की जाती है कि वो इन नए ट्रैफिक रास्तों पर अमल करें ताकि नुमाइश के दौरान किसी भी किस्म की मुश्किल से बचा जा सके। शहर में सर्दी की शदीद लहर चल रही है। दारुल-हुकूमत में अक़ल्ल-तरीन दर्जात 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। रियासत के दीगर मुकामात पर भी सर्दी की शदीद लहर की इत्तलात हैं। कई मुकामात पर दर्जे हरारत में हद दर्ज गिरावट पैदा हो गई है जिससे अवाम को मुश्किलात हैं। दूसरी जानिब कोहरे की शदीद लहरों की वजह से गाड़ी सवारों को भी रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। अदाकार अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर भगदड़ केस के सिलसिले में आज नामपली कोर्ट में पेश हुए थे। उनके साथ उनके ससुर चंद्रशेखर रेड्डी भी मौजूद थे। अदालत ने इससे पहले अल्लू अर्जुन को मशरूत जमानत दी है जिसमें 50,000 रुपये की 2 जमानतें जमा करवाई जाए। अगले 2 महीनों तक हर इतवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में ज़ाती तौर पर हाजिरी दी जाए। अल्लू अर्जुन ने अदालत के अहकाम की तकमील की और मतलूबा जमानतें भी जमा करवा दी हैं। अजला आदिलाबाद, निजामाबाद, आसिफाबाद, निर्मल में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है। ऐसे में आसिफाबाद के सिरपुटौन के मुख्तलिफ मंडलों में 2 दिनों से बढ़ती सर्दी की लहर की वजह से अवाम गर्म मलबूसात इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। शदीद बढ़ती सर्दी की वजह से लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाने के लिए रातों के औकात भी गर्म मलबूसात के साथ साथ ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सर्दी से महफूज रहा जा सके। ऐसा ही एक जोड़ा एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मोटरसाइकिल पर ब्लैंकेट्स ओढ़े हुए सर्दी से महफूज अपना सफर कर रहा है जिसे एक मुसाफिर ने अपने सेलफोन में कैद कर लिया। इरादे की मजबूती और मंजिल तक पहुंचने की लगन हर इंसान को कामयाब जरूर बना देती है। इसी लगन की मिसाल पेश की है 52 साला गोली श्यामला ने। जी हाँ, इस बाहिम्मत खातून ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के समालकोट से ताल्लुक रखने वाली खातून तैराक श्यामला ने विशाखापट्टनम से काकीनाडा तक समंदर में 150 किलोमीटर की मुहिम जोई की तैराकी को कामयाबी से मुकम्मल किया। 28 दिसंबर को विशाखापट्टनम के आर के बीच से अपने सफर का आगाज करते हुए श्यामला 3 जनवरी को काकीनाडा के देही में वाक़े सुररापेट NTR बीच पहुंची। रोजाना 30 किलोमीटर का फासला तय करने का अपना हदफ हासिल किया। श्यामला ने अपनी जिंदगी में चैलेंजों पर काबू पाने के अपने सफर को मीडिया से भी शेयर किया। ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से शहीद आजम भगत सिंह मेमोरियल बेस्ट सर्विस अवार्ड के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बॉलीवुड के एक्टर M अविनाश, DCP मधुकर स्वामी, RK आज़ाद ने इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमान एजाज़ी के तौर पर कई दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी। शेख रहमत अली ने प्रोग्राम की निज़ामत अंजाम दी। सियासत TV के हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख और AHN न्यूज़ के सैयद यूसुफुद्दीन को भी अवार्ड से नवाजा किया। इस मौके पर दीगर समाजी कारकुन सहाफ़ियों को भी अवार्डों से नवाजा गया। भोनगिर के पेदाकंदुकूर की प्रीमियर एक्सप्लोजिव कंपनी में हुए धमाके में एक शख्स हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 2 मजदूरों की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई थी जिसने वाक़े की वजूहात मालूम करने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। कंपनी में रिएक्टर फट पड़ा और रिएक्टर में जोरदार धमाका हो गया जिसके बाद कंपनी इंतजामिया ने इमरजेंसी सायरन भी बजा दिया था। धमाके से इमारत भी गिर पड़ी। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर, जैसे कि दिल्ली असेंबली इंतखाब के लिए तारीख का ऐलान आइंदा 4 ता 3 दिनों में हो जाएगा। इससे कबल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को जारी कर दिया है। इस फहरिस्त में बीजेपी ने तकरीबन 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है जिसमें बेशतर अहम सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साबिक रुकने पार्लियामेंट परवेश वर्मा को मैदान में उतारा है।
इसी दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केजरीवाल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, इख्तियार मिलते ही वो शीश महल में चले जाते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, देही हिंदुस्तान के लोगों के लिए बावक़ार ज़िंदगी को यकीनी बनाना उनकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इसीलिए हर गांव में अब बुनियादी सहूलियात की ज़मानत देने के लिए मुहिम शुरू की गई है। नाबार्ड के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा देही हिंदुस्तान महोत्सव का इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा, हमारा मकसद देहातों को तरक्की और मौक़े के मुतहरिक मरकज़ों में तब्दील करके देही हिंदुस्तान को बाइख्तियार बनाना है। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने हाल ही में IIT मदारिस के कुछ रोशन ख्याल तलबा से गुफ्तगू की और हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर राहुल ने कहा, हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए नौजवानों की सलाहियतों और जज्बात को समझना ज़रूरी है। राहुल ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। Believe that the resources should be distributed more fairly, growth should be wider. In the BJP, they are more aggressive on growth and they tend to believe that you can focus resources. They believe on what is in economic terms called trickle down. On the social front, we feel that the more harmonious society is, the less people are fighting, the better it is for the country. That would be, on the sort of social side. On the international relations front, probably be some differences with regards to the way we relate to other countries, but broadly it will be similar. Hello, sir. My name is Swapnanil. In the state of global unrest, what is your vision of what India's role should be when it comes to treading the line of non-alignment while at the same time promoting democracy overseas? So the single most important thing going forward is how India navigates this conflict between China and America. And really between the Americans and the Chinese, one key question is what is going to happen to India. This gives India a couple of things. In a situation where the two superpowers are going head to head, we have a balancing equation. We have a balancing ability, right? So we can say that we are either your friend or your friend and we want this from you and we want that from you. So India is in a space where it can get quite a lot more than its power would give it. And so if India intelligently walks through this thing without getting stuck or without making a major mistake, then we might benefit from it. Namaskar, sir. Sir, your father, Honorable Sri Rajiv Gandhi ji, founded Jawaharlal Nehru Vidyalayas, a pioneering step towards quality education for CBSE, especially in rural India. Recently, according to UDAIS 2021 data, the net enrollment ratio for secondary and higher secondary education is around 53% and 35%. Additionally, our quality is not up to the required global standard. So what are your policies and what is Congress Party's vision to increase the enrollment rate and quality as well as accessibility to everyone for education? No, I feel that a country needs to guarantee quality education to its people. And I don't think that the best way to guarantee quality education to our people is to privatize everything. Because frankly, when you bring the sort of financial incentive into the game, you don't actually give a quality education. I mean, I've said this many times, the best institutions in our country are government institutions, yours being one of them, right? And so I argue for much more money being spent in education by governments. I also have serious problems with the way our education system is set up. I don't think our education system allows the imagination of our children to thrive. You might not agree with me, but I think it's a very restrictive system, top-down system, and I don't think it is broad enough, right? It's very narrow. I mean, I walked from Kanyakumari to Kashmir, and I must have spoken to thousands of kids, and I asked them, what do you want to do? Lawyer, doctor, engineer, army.
मरकजी वजीर किरण रिजिजू अजमेर शरीफ पहुंचे, जहां वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से रवाना करदा चादर पेश की। राजस्थान के अजमेर में वाक़ दुनिया के मशहूर सूफी बुज़ुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सरबराह नसीरुद्दीन चिश्ती ने उर्स के मौके पर मोदी की जानिब से पेश की गई चादर का खैर मकदम किया और कहा, उर्स के मौके पर पेश की गई चादर का खैर मकदम है और अब उन लोगों को जवाब मिलेगा जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से मंदिर मस्जिद तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए, और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ हर एक पंथ, हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है और यही संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। मैं पूरे इस दरगाह में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ जो चिश्ती से जुड़े हुए, जो परंपरा से जितने भी जुड़े हुए यहाँ लोग हैं, और दीवान खादिम और दरगाह कमेटी के जितने भी लोग हैं, और सैयद नसीरुद्दीन जी और जितने भी हमारे यहाँ बुजुर्ग आज हम सबसे मिले हैं, मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के चादर के साथ साथ मुझे दरगाह में दुआ मांगने का मौका मिला है। और ये अजमेर दरगाह का संदेश लेकर के हम और जगह भी जाएंगे, और यहाँ कुछ व्यवस्था और भी अच्छा होना चाहिए। हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय से हमने ऐप भी लॉन्च किया है, और दरगाह और अच्छा से काम करें। लाखों लोग यहाँ आते हैं, उनका सुविधा के लिए, विशेष करके जो वृद्ध लोग हैं, जो उम्र वाले हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका सुविधा के लिए यहाँ अच्छा से दर्शन करके दरगाह में दुआ मांगने के लिए आते हैं, तो उसको शांति से अच्छी तरह से आने का मौका मिलना चाहिए। उसका व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए एक मैनुअल किताब हमने लॉन्च किया है। दिल्ली और एनसीआर में सर्दी की शिद्दत के साथ घने कोहरे ने मामूलाती जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर आज सुबह हद निगाह सिफर रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद 150 से ज्यादा परवाजें ताख़ीर का शिकार कर दी गई। सुबह 8 बजे तक एयरपोर्ट पर यही सूरत हाल थी। हालांकि कुछ इलाकों में विजिबिलिटी में बेहतरी आई, 100 से 250 मीटर तक पहुंच गई। हवाई कंपनियों ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इंडिगो, एयर इंडिया समेत कई फिजाई कंपनियों ने अपने मुसाफिरों को इत्तला दी है कि कोहरे की वजह से शुमाली हिंदुस्तान में परवाजों के ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। IIT की टीम पोलावरम प्रोजेक्ट और इसके असरात के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश करे। वजीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत, 1 माह की दी टीम को मोहलत। आराम घरता जू पार्क फ्लाईओवर की इफ्तिताई तारीख को मजीद आगे बढ़ा दिया गया। फ्लाईओवर के आगाज के बाद बहादुरपुरा के दरमियान ट्रैफिक बहाव में होगी आसानी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अजमेर शरीफ चादर की रवाना, रियासत की तरक्की अमन व अमान के लिए दुआ की भी गुजारिश। धर्मजन मोर्चा के जेर एहतमाम मनशियात की लानत के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक की शुरुआत पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस, नौजवानों को मनशियात से दूर रहने का मशवरा। तारीखी नुमाइश के आगाज के साथ ट्रैफिक तहदीदात भी नाफिज, आवाम से एहतियात बरतने कमिश्नर पुलिस का मशवरा। शहर में सर्दी की शदीद लहर, अक्ल तरीन दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज, अजला में सर्दी से आवाम बेहाल। यादगिरी गुट्टा की फैक्ट्री में धमाका, 1 हलाक 7 मजदूर जख्मी। दिल्ली असेंबली इंतखाब के लिए बीजेपी ने जारी की पहली फहरिस्त, 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान।
परवेश वर्मा करेंगे केजरीवाल का मुकाबला। गांव के लोगों के लिए बावखार जिंदगी को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह, दे हिंदुस्तान महोत्सव से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। और शुमाली हिंद में शदीद सर्दी से आम जिंदगी मफलूज, दिल्ली में कोहरे से परवाजें मुतासिर, रेल खिदमात भी ताअत्तुल का शिकार। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।